5 राज्यों के रिजल्ट्स हमारे सामने आने वाले हैं, लेकिन उससे ठीक पहले मेरे साथ अमित जी जुड़ रहे हैं जो कि हमें बताने वाले हैं कि बंगाल इलेक्शंस की हम देखिए बंगाल इलेक्शन इस वक्त अब तक का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है, लेकिन बंगाल इलेक्शन का जो रिजल्ट आने वाला है अमित जी, उसमें 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा खुले तौर पर सामने आ रही है। नॉर्थ बंगाल बीजेपी का स्ट्रॉन्ग जोन है और साउथ बंगाल टीएमसी का स्ट्रॉन्ग जोन है। तो प्लीज थोड़ा सा समझाइए हमारे दर्शकों को कि नॉर्थ जोन में वो कौन सा इलाका है जहां बीजेपी डोमिनेट कर सकती है और साउथ जोन का कौन सा इलाका है जो बीजेपी इस बार टारगेट कर रही है कि जहां पे वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, क्योंकि आपने जैसा बताया कि नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल को बांट लेते हैं, यानी 2 फेज में चुनाव हुए थे। बिल्कुल। और पहले फेज के हमने देखा था कि पहले फेज में 152 सीटों पे मतदान हुआ था और दूसरे में 142 से 143 पे हुआ था। अब पहले फेज में जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए वो आपके इलाके थे, जैसे दार्जिलिंग हो गया, कूच बिहार हो गया, ठीक है। उसके बाद हम दिनाजपुर में आते हैं, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, उसके बाद मालदा, मुर्शिदाबाद, और साथ ही साथ ये हो गया पश्चिम बर्धमान हो गया, उसके बाद आपका बीरभूम हो गया, बांकुड़ा हो गया, और पश्चिम मिदनापुर हो गया, और मिदनापुर में आ गया। तो ये जो पूरा मैं आपको इलाका दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये आप ये जो पूरा यहाँ से पोर्शन से पूरा लेते हुए, हाँ, ये लेते हुए यहाँ से होते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ये जो पूरा इलाका था, ये फर्स्ट फेज में आपने देखिए दावा भी किया गया था 110 सीटों का बीजेपी की ओर से, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था। अब क्यों और किस लिए, क्यों उनके पास इतना दावा था, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको आंकड़े भी देते हैं। आंकड़ों के साथ अगर आपके पास आंकड़े आप बताएं, नहीं मेरे तो पास आंकड़े मैं बताता हूं। हाँ, तो कूच बिहार का बताइए। कूच बिहार में जैसे कि बीजेपी ने 9 में से सबसे ज्यादा 7 सीटें जीती थी, ठीक है। तो कूच बिहार का जो इलाका है, ये जो जिसको हम कहते हैं कि डूअर्स, और उससे थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, ये जिसको हम बोलते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या फिर जो बोले चिकन नेक्स बोला जाता है, ये जो इलाका पड़ता है, ये असम के साथ लगा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, फिर आप नेक्स्ट बताइएगा। अब कूच बिहार क्यों और किस लिए? कूच बिहार में दरअसल जो राजवंशी यहाँ पर समुदाय जो रहते हैं, तो राजवंशी समुदाय जो यहाँ पर रहते हैं, ये मैं आपको थोड़ा और स्क्रीन को दिखाते हैं। हाँ, तो कूच बिहार के इस इलाके में जो राजवंशी रहते हैं, इनका एक बड़ा समुदाय है। इनके ज़्यादातर सीटों पे इनका अच्छा खासा दबदबा है इस इलाके में। अगर जैसे 9 सीट है तो मान के चलिए कि हर एक सीट पर इनका अच्छा दबदबा है। बीजेपी ने पिछले कई सालों से लगातार इनके लिए काम किया और इनकी जो मांगे थी उनको मानते हुए कई सारी चीज़ों को उन्होंने योजनाएं भी दी, जिसकी वजह से इस इलाके में जो राजवंशी थे, जो शेड्यूल्ड ट्राइब में एक तरह से वो आना चाहते हैं, SC/SC को लेकर होती हैं बातें, तो अपने लिए जो आरक्षण चाहते थे, तमाम चीज़ें चाहते थे, उसको लेते हुए बीजेपी के साथ गए। और उनके एक बहुत अहम जो लीडर भी हैं, जो उनके नेता थे, वो बीजेपी ने उनको राज्यसभा का सीट भी दिया। और यही वजह है कि इस इलाके में बीजेपी ने एक अच्छा खासा दबदबा बनाया। लेकिन ममता बनर्जी ने उसी राज्यसभा के लीडर को अपने साथ लाने की कोशिश की थी, लेकिन माना जाता है कि बाद में उसको ठीक कर लिया गया। इसलिए कूच बिहार का जो मान के चलिए इस बार भी बीजेपी के लिए ये प्लस हो सकता है, माइनस तो नहीं होगा। क्या इसमें इस चीज का भी फर्क पड़ता है अमित जी? देखिए, असम में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उससे सटा हुआ इलाका है, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है इन इलाकों में। देखिए, इसके साथ जो लिखा हुआ इलाका है कोकराझार है, तो कोकराझार जो ये सारे इलाके नहीं, सारे ट्राइबल बेल्ट्स हैं। तो लेकिन दोनों तरफ आप देखेंगे तो एक होता है कि देखिए एक सेंटिमेंट्स तो होते हैं जब आप बॉर्डरी इलाका है, अगर लेकिन इस दूसरे तरफ के इलाके में आपको देखते हैं तो वहाँ पर कोकराझार जो इलाके हैं, यहाँ पर ज़्यादातर ट्राइब्स हैं और यहाँ पर इनके अपने ऑटोनोमस बोर्ड्स कह सकते हैं जो काम करते हैं ना, अलग अलग यहाँ पर डेवलपमेंट बोर्ड्स हैं, अलग से बने हुए हैं। तो लेकिन बीजेपी के लिए कूच बिहार का मतलब यह है कि बीजेपी ने वहाँ पर जो एक ताना माना बुना है, वहाँ पर देखिए एक और मुद्दा है, वो है हिंदू मुस्लिम का भी मुद्दा है कूच बिहार इलाके में। यही वजह है कि वहाँ पर जो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट ये आता है कि कूच बिहार और साथ में जो आप जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी वाला इलाके में जाएंगे, यहाँ पर भी बीजेपी स्ट्रांग है। और इसका इम्पैक्ट हमें अमित जी इस तरीके से देखने को मिलता है। देखिए, अगर हम नॉर्थ बंगाल की स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ कूच बिहार जहाँ पे 9 सीटें हैं, अलीपुर द्वार जहाँ 5 सीटें हैं, जलपाईगुड़ी जहाँ 7 सीटें हैं, दार्जिलिंग जहाँ 5 सीटें हैं, उत्तर दिनाजपुर जहाँ 9 सीटें हैं, दक्षिण दिनाजपुर जहाँ 6 सीटें हैं और मालदा जिसकी 12 सीटें हैं। वहाँ पे अमित जी टोटली 53 सीट्स बनती हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में पिछली बार 30 सीटें गई और टीएमसी के खाते में 22 और अदर्स के खाते में 1, और सीधा यहाँ पे हमें बीजेपी का डोमिनेंस देखने को मिलता है। देखिए, क्योंकि आपने जितने भी बताए यहाँ पर, ठीक है, कूच बिहार हो गया, उसके बाद जलपाईगुड़ी हो गया, उसके बाद आपने सिलीगुड़ी बताया, कालिम्पोंग बताया, दार्जिलिंग बताया, ये सारे जो इलाके बीजेपी गढ़ है। लेकिन उसके बाद जो आपने नाम बताया ना, वो इम्पोर्टेंट। आप उसके नीचे जब आते हैं तो उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर आता है। लेकिन उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर में आप इंटरेस्टिंग देखिएगा कि वहाँ पर जब आप देखते हैं तो दक्षिण दिनाजपुर में बीजेपी स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन उत्तर दिनाजपुर में अगर आप जाते हैं तो फिर वहाँ पर देखेंगे कि आपको टीएमसी स्ट्रांग है। मुझे जो लगता है जो 22 सीटें नॉर्थ बंगाल में टीएमसी को मिली है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं इलाकों से आएंगी, इन्हीं इलाकों से आई है। और लोकसभा में भी यहाँ पर अच्छा किया था बीजेपी ने। लेकिन ये जो इलाके हैं ना, आप दिनाजपुर का जो इलाका देखेंगे, दिनाजपुर में क्या है कि दिनाजपुर में दरअसल क्या है कि
यहाँ पर होता है हिंदू मुस्लिम, जो वहाँ पर ना वोटों की कह सकते हैं कि एक तरह से कॉन्सोलिडेशन हो जाता है ना, तो हम कहते हैं कि एक तरफ वोट गिरते हैं। अगर एक जगह पे अगर हम कहेंगे कि मुस्लिम वोट है, तो मुस्लिम वोट सबको पता है कि वो टीएमसी की तरफ जा रहे हैं, कॉन्सोलिडेटेड होकर उधर चले जाएंगे। पोलराइजेशन जो होता है ना, इस इलाके में आप पोलराइजेशन होता है, और पोलराइजेशन के हिसाब से यहाँ पर सीटें मिलती हैं। सबसे इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपके दक्षिण दिनाजपुर और हम उत्तर दिनाजपुर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो दक्षिण दिनाजपुर है और उत्तर दिनाजपुर है, तो उत्तर दिनाजपुर उसके अलावा आप उत्तर दिनाजपुर, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आगे ना उत्तर दिनाजपुर और उसके बाद दक्षिण दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, और साथ ही साथ ये थोड़ा मैप आप इसमें मत जाएगा, रेफरेंस के लिए स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, रेफरेंस के लिए। तो इस इलाके में जब मुर्शिदाबाद और मालदा आप पहुँचते हैं, तो दक्षिण उत्तर दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद, इनको मिलाकर आपके करीब करीब आप मान के चलिए कि 43 या 50 के करीब सीट आते हैं जी। ये है मुस्लिम डोमिनेटेड सीट जी। यहाँ पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, और ये इसका एक असर ये भी देखने को मिलता है कि बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका भी, बिल्कुल ये बांग्लादेश के साथ सटा हुआ, जहाँ से घुसपैठ की भी कई बार ये ऐसी जगह सीटें हैं। अब इन सीटों में टीएमसी ने पिछली बार जबरदस्त अपनी सीट यहाँ पर गेन की थी। बीजेपी यहाँ पर बहुत से ज्यादा सीट निकाल नहीं पाती है। उत्तर मालदा में बीजेपी की सीट निकलती है, जैसे मालदा की सीट, बहरमपुर बीजेपी की सीट एक रही है, मुर्शिदाबाद में, तो ऐसे 3-4 सीट आप देखेंगे तो निकल के आती है। तो हम आपको आंकड़ा एक बार बता देते हैं, आपके पास आंकड़ा हो तो एक बार बता दीजिए। मुर्शिदाबाद का बताइए, मालदा का बताइए सबसे पहले जी। अगर हम मैं बता देता हूँ आपको, मुर्शिदाबाद में 22 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी को 2 मिली, मालदा में 12 है जिसमें से बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। मालदा में ज्यादा मिला है, और मालदा में मिलने की वजह यह है कि उत्तर मालदा दक्षिण मालदा जो है, उत्तर मालदा में और दक्षिण मालदा में क्या कि बड़ी तादाद में आपके शेड्यूल्ड ट्राइब के वोट रहते हैं, ठीक है, तो जनजातीय वोट वहाँ पर है, और इसी वजह से बीजेपी को यहाँ पर पोलराइजेशन में फायदा होता है। मुर्शिदाबाद में आप मान के चलिए कि इस बार भी टीएमसी के लिए बहुत प्लस पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर आपने हुमायूं कबीर का नाम जाना होगा। बिल्कुल, हुमायूं कबीर, बट लेकिन हुमायूं कबीर का भी एक स्टिंग ऑपरेशन आया था जिसमें ये बात आई थी सामने कि उन्होंने कुछ पैसे ले लिए भारतीय जनता पार्टी से, और कुछ हजारों करोड़ों में वो बातें कर रहे थे कि उनसे पैसे ले लिए, और वहाँ पे कहीं ना कहीं वो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मुस्लिम वोट्स का तुष्टिकरण कर सकते हैं। बट क्या ये असर इस देखने को मिलेगा इस चुनाव में? देखिए, क्योंकि ना मैं इन इलाकों में गया हूँ, तो मैं 2024 के इलेक्शन में गया था, 2021 के इलेक्शन में मैंने इस सारे इलाके में गया था जी। अब मुर्शिदाबाद में आप ये समझिएगा कि जो जिसमें लगातार हमने देखा कि इस इलाके में आपके जो भी वोटर्स हैं और मुस्लिम वोटर्स जो हैं, वो मूलतः बीजेपी को वोट नहीं करते हैं जी, ठीक है। उनका वोटिंग जो होगा या तो कांग्रेस को जाएगा, या टीएमसी को जाएगा, या सीपीएम को जाएगा। क्या मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकता हूँ कि मुस्लिम वोटर इस मामले में काफी स्मार्ट होता है, वो देखता है जहाँ पे बीजेपी को फायदा ना पहुंचे, जो पार्टी बीजेपी को डेंट दे रही हो, वो सीधा उसको वोट करता है। ये मान्यता है जी, ये मान्यता है जी। लेकिन इस बार वहां पर भी बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ बदल रहा है जी। अब क्या बदल रहा है? अब जैसे मैं मुर्शिदाबाद का एग्जांपल लेता हूँ जी। मुर्शिदाबाद के अंदर आप देखिए कि कौन कौन प्लेयर्स हैं मुस्लिम के हिसाब से। एक आपकी टीएमसी जी, उसके बाद आपके कांग्रेस, अधीर रंजन चौधरी, ठीक है, हुमायूं कबीर भी वहाँ पर कूदे हैं जी। तो एक, लेकिन साथ में इसमें आप नहीं, सीपीएम भी है, सीपीएम भी, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये इलाके कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ रहे हैं और कांग्रेस का भी रहे हैं। अब जैसे कि मुर्शिदाबाद माना जाता है कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन ठीक उससे नीचे आएंगे बहरमपुर और उसके इलाकों में भी सीपीएम का रहा है। अब यहाँ पर एक मैं आपको विधानसभा बताता हूँ, उस जगह का नाम है डोमकल करके जगह का नाम, ठीक है। अब यहाँ पर जो सीटें आ रही हैं, यहाँ पर जो सीपीएम के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित इसलिए हो गए क्योंकि 19 नंबर वार्ड में यहाँ पर बड़ी तादाद में जो सीपीएम में लोग टीएमसी से छोड़ के आ गए। करीब 200 परिवार या 400 परिवार आ गए जिन्होंने टीएमसी छोड़ दिया और इन्होंने ज्वाइन कहाँ कर लिया? कम्युनिस्ट पार्टी। हाँ जी। तो ये इस तरह के जो यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि नुकसान पहुंचाएंगे किसको? टीएमसी को जी। फायदा किसको पहुंचाएंगे? भारतीय जनता पार्टी। हाँ, तो इसलिए मुर्शिदाबाद में इस बार इसलिए थोड़ा सा डरे हुए हैं टीएमसी वाले भी, क्योंकि यहाँ पर भले ही उनका वोट कंसोलिडेट हो, लेकिन अगर इस तरह की सेंधमारी होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमें और जगहों पे भी देखने को मिल सकती है, ठीक है, स्थिति तो निकलते हैं। तो उसके बाद हम जब फिर बहरमपुर से नीचे आते हैं, अब बहरमपुर से हम नीचे आएंगे तो देखिए फर्स्ट फेज में जो चुनाव हुए थे, सबसे महत्वपूर्ण उसके बाद आ जाता है आपका पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर। पूर्वी मिदनापुर बीजेपी का गढ़ है जी, जिसमें 16 में से बीजेपी को 2021 में 7 सीटें मिली थी जी, और पश्चिम मिदनापुर में 2015 में से बीजेपी को सिर्फ 2 आई थी, तृणमूल को आई थी 13 सीटें जी। लेकिन इस बार यहाँ पर स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। अच्छा, क्योंकि ये जो इलाका यहाँ पर देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है फर्स्ट फेज में
कि इन इलाकों में जो क्योंकि पश्चिम मिदनापुर और साथ ही पूर्वी मिदनापुर है, यहाँ पर बीजेपी अच्छा करेगी क्योंकि एक तो शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है पूर्वी मिदनापुर। पश्चिम मिदनापुर में बीजेपी का मानना है कि जो एक तरह से पोलराइजेशन अगर हो रहा है तो उनको फायदा हो रहा है। झाड़ग्राम एक इंपॉर्टेंट जगह है जो पड़ता है, झाड़ग्राम में बीजेपी को 2021 में स्पेसिफिकली वेस्टर्न बेल्ट जैसे कहते हैं जंगल महल, उसमें पड़ता है। बिल्कुल आपने सही बोला, जंगल महल का इलाका आप देखिए। तो जंगल महल से रिलेटेड अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मैं बताऊं कि झाड़ग्राम में बीजेपी को लॉस हुआ, 4 सीटें थी, एक भी नहीं मिला था। बिल्कुल इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि हम ये सीटें जीतेंगे। और उसके अलावा बांकुरा है, ठीक है, बिल्कुल। अगर हम जंगल महल की बात करें तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे पुरुलिया की 9 सीटें हैं, बांकुरा की 12, झारग्राम की 4 और पश्चिम मिदनापुर की 13। और अगर इन 38 सीट के एनालिसिस की बात करें तो पिछली बार 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी और टीएमसी के खाते में 12। लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जो साउथ बंगाल की हम बात करते हैं। साउथ बंगाल पे चलिए आते हैं, जहाँ साउथ बंगाल कोर, और इसमें हम सेंट्रल कोलकाता की भी बात करें, सेंट्रल बंगाल की भी बात करेंगे। यहाँ टोटल 203 सीटें हैं, जिसमें से टीएमसी ने जीती है 179 और भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई 21। और मुझे लगता है जीत का रास्ता इधर से होते हुए जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर आपको सेंधमारी करनी पड़ेगी, तभी आप उस बहुमत के आंकड़े के पास पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला है, यही है। अगर फर्स्ट फेज को हम लेते हैं जी, ठीक है, फर्स्ट फेज तो आपका गढ़ है, करेक्ट, फर्स्ट फेज में आपने निकाल रहे हैं जी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे घनी आबादी वाला इलाका है वो दक्षिण बंगाल ही है जी। और सेकेंड फेज में दक्षिण बंगाल में अगर बात करते हैं जी, तो अगर ये कोलकाता है, कोलकाता, तो कोलकाता और ये आप देखिए हुगली रिवर है जिसको हम गंगा नदी आप बोलते हैं जी, इसके आसपास के जो इलाके हैं, जैसे यहाँ पर हुगली, हावड़ा, अच्छा यहाँ पर यहाँ पर हावड़ा होगा, ये हुगली होगा जी, ठीक है, यहाँ पर उत्तर 24 परगना, साउथ 24 परगना, इसके अलावा यहाँ पर नदिया, पूर्वी बर्धमान हो गया। इसके बाद ये जो इलाके हैं यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है जी। और सोचिए कि अगर उत्तर 24 परगना के में 33 सीटें हैं जी, साउथ 24 परगना में 31 सीटें हैं जी। इन सब इलाकों में आप जब जाएंगे, क्योंकि मैंने पिछले दिनों लगातार यहाँ पर लोगों से बात की है बिल्कुल, और यहाँ पर वो इलाका पड़ेगा जहाँ मतुआ सबसे ज्यादा है जी, ठीक। तो यहाँ पर जो नदिया है, नदिया उत्तर 24 परगना में नदिया पड़ता है, जहाँ कृष्णनगर सीट है जी, और साथ ही साथ उसके यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी है। कृष्णनगर में नहीं, नदिया में मुस्लिम पॉपुलेशन होगा आई थिंक 20-25% होगा, 20-25% है, लेकिन हिंदू बहुल इलाका है जी। देखिए जैसे ही आप आते हैं दक्षिण बंगाल में, तो साउथ 24 परगना एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुस्लिम आबादी 35% है जी, और 65% आपकी हिंदू आबादी है जी। तो इसी वजह से इसको दक्षिण जो में साउथ 24 परगना को गढ़ माना जाता है टीएमसी का। अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से आते हैं इस इलाके में, तो आप अगर मैं आपके पास डायमंड हार्बर पे आना चाहता हूँ, बिकॉज इट इज वेरी ट्रेंडिंग राइट नाउ, क्योंकि डायमंड हार्बर की सीट है फाल्टा, जिसपे वापस से रिपोलिंग होगी। और डायमंड हार्बर का स्पेसिफिकली अगर हम जिक्र करें अभिषेक बनर्जी की लोकसभा सीट का, तो उसमें 7 विधानसभा सीटें आती हैं, और पिछली बार अभिषेक बनर्जी 7 लाख की मार्जिन से वहां जीते, और फाल्टा सीट से ऑलमोस्ट 1.5 लाख की मार्जिन से उन्होंने लीड ली थी। तो उस सीट की डेमोग्राफी क्या है, उस सीट पे टीएमसी क्यों इतनी स्ट्रांग है, प्लीज बताइए। देखिए अब जैसे मैंने बताया कि 35% यहाँ पर दक्षिण 24 परगना, यहाँ पर डायमंड हार्बर के आसपास की जो सीट है जी। सबसे पहले उसकी डेमोग्राफी आप समझिए कि वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं जी। अब डायमंड हार्बर जो सीट है ये हिंदू बहुल सीट है, अगर सिर्फ विधानसभा पकड़ते हैं तो बिल्कुल। फाल्टा भी पकड़ेंगे तो फाल्टा में भी अच्छी खासी तादाद है, मिक्स पॉपुलेशन। भले इस बार उन्होंने कैंडिडेट मुस्लिम दिया, इससे पहले नहीं था, इससे पहले उनके दोनों कैंडिडेट हिंदू ही थे, ठीक है जी। तो लेकिन ये दोनों जो सीटें हैं इनमें जो आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम अगर पॉपुलेशन देखते हैं तो मिक्स आबादी है, लेकिन उसमें भी आपको हिंदू ज्यादा मिलेंगे जी। लेकिन डायमंड हार्बर में जो दिक्कत ये आ रही है कि बीजेपी क्यों नहीं घुस पाती जी, क्योंकि वहां पर जो काम अभिषेक बनर्जी होने की वजह से जो उनको मिला है और उनके साथ जो यूथ जुड़ा हुआ है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर असंतुष्ट लोग भी हैं। असंतुष्ट कौन है? जो मछुआरे। जब मैं डायमंड हार्बर के इलाके में गया था तो हमने जब लोगों से पूछा कि यहाँ से तो अभिषेक बनर्जी आते हैं तो चीजें और होनी चाहिए, उनका कहना है कि नहीं अच्छा हुआ है अभी ये सब चीजें हैं, लेकिन जो मछुआरे थे वो चाहते थे कि और बेटर चीजें आए, उनको और फायदेमंद हो, क्योंकि जो डायमंड हार्बर इलाका पड़ता है बिल्कुल जहाँ से जो आपकी गंगा नदी है सीधा बे ऑफ बंगाल में मिलती है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पर मछुआरे आपके फिशिंग जो रहते हैं, जो फिशिंग में हैं। तो इस इलाके में लेकिन एक और मेजॉरिटी जो दिक्कत में आती है वो है कि जो पॉपुलेशन वहाँ जो कॉन्सेंट्रेटेड है जी, ठीक है, वो बहुत रूरल है जी। और जो रूरल पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं ममता बनर्जी से वो उनको फायदा मिलता है। अब जैसे उनको क्या क्या चीज़ें मिलती है, उनको आप सोचिए लक्ष्मी भंडार मिलता है, 1500 रुपये आते हैं। उसके बाद जैसे युवा साथी के लिए मिलता है वो भी 1500 आते हैं। तो जब आप शादी, दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने बोला है कि अगर हम आते तो इसको डबल कर देंगे। लेकिन बात ये आती है कि क्या आपकी बात से हम सहमत हैं, मतलब आपसे विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि दीदी हमें दे रही है, लंबे वक्त से दे रही है, तो हम दीदी के साथ हैं। तो यही वजह कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है रूरल बहुत ज़्यादा है,
और कुछ जैसे कि और नीचे जाते हैं तो और ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाती है, और यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा। जब घुसपैठ की बात आती है, एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बड़ी तादाद में माना जाता है घुसपैठ हुई है और यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर नागरिकता हासिल भी की है। अब इस इलाके, अब देखिए सेकेंड फेज में जितने सीटें थी 143 सीटों में करीब 51 लाख के लोगों के नाम कटेंगे जी। उसमें एक हिस्सा यहाँ पर भी आता है, इस इलाके में भी। तो इस इलाके में जो लोग हैं जो वोट कर रहे हैं वो एक मुश्त एक जगह पे वोट कर रहे हैं। यहाँ पर पहली चीज़ हो गई, देखिए हमने बताया कि जो हिंदू वोट्स हैं वो उसमें बहुत रूरल ज़्यादा है, वो बेनिफिशियरी हैं तो दीदी के साथ जाती हैं, इस वजह से वो हाँ ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर होगी कि जो मुस्लिम वोट है वो बिल्कुल कॉन्सोलिडेट हैं, जबकि इस इलाके में ISF की अच्छी खासी तादाद है जी। जो फुरफुरा शरीफ यानी कि अब्बास सिद्दीकी की जो पार्टी है, उनके जो ब्रदर है यहीं की भांगोड़ सीट से जीत हासिल की थी, वो भी यहाँ पर फाड़ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर मैं बताऊंगा कुछ एक सीटें मैं आपको बताता हूँ। एक हो गया जो आपके बारुईपुर की कुछ सीटें हैं और सोनारपुर, बारुईपुर सोनारपुर, ये कुछ ऐसी सीटें हैं हो सकता है जहाँ पर, क्योंकि ये दक्षिण कैलकाटा जो यानी जादवपुर के लोकसभा क्षेत्र में पड़ते हैं, इन इलाकों में हो सकता है कि बीजेपी को कुछ गेन हो जाए, कुछ गेन हो जाए। एक हो सकता है, दो हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल लगता है इस इलाके में। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको नदिया के बारे में बात करनी चाहिए, नदिया और उत्तर 24 परगना के बारे में, क्योंकि मथुआ का हम जिक्र कर रहे हैं। तो मथुआ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उत्तर 24 परगना और नदिया इलाके में पड़ता है, जैसे राना घाट हो गया, यहाँ पर बनगांव और इस इलाके में। मथुआओं ने बीजेपी को जब वोट किया तो 2021 में आप, जब मैं यहाँ पर गया तो मुझसे बात की कि आप लोग बीजेपी के साथ क्यों जुड़ेंगे, आप तो टीएमसी के साथ होते थे। तो मथुआओं का ये कहना था कि जो हमारे लीडर है शांतनु ठाकुर, क्योंकि जो उनका ठाकुरबाड़ी है, ठीक है, हमारे जो लीडर है शांतनु ठाकुर उनके साथ है, इसलिए हम उनके साथ जा रहे हैं, क्योंकि वो, और हमें उम्मीद है कि कई लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो बांग्लादेश से आए थे जिनके ऊपर प्रताड़ना किया गया था। लेकिन उसके बाद CA आया, उसके बाद SIR आया, तो दीदी ने ये बोला कि देखिए SIR आया तो आपका नाम कट जाएगा, CA में आप जाओगे तो आप पहले चिन्हित हो जाओगे कि आप बाहर से आए हैं। तो उनके अंदर कंफ्यूजन पैदा किया गया। करेक्ट। और उसके बाद इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ मथुआ, जो ठाकुरबाड़ी के अंदर शांतनु ठाकुर की जो ताई कह सकते हैं, जो ताई हैं, क्योंकि उनके जो ताऊ जी थे उनकी डेथ हो गई, ठीक है। उसके बाद उनकी ताई TMC के साथ है। अच्छा। तो TMC के लीडर है, उनकी भी अच्छी खासी एक मतलब फॉलोइंग है। तो मथुआ वोट में फाड़ हो गया। अब मथुआ वोट का जो फाड़ है और बाकी में क्रैक हुआ है, और मेजर क्रैक है, तो मान के चलिए कि यहाँ पर जो 25 से 30 सीटें जो नदिया का मिला के और उत्तर 24 परगना का मिला के आता है, बीजेपी के लिए ऊपर खतरा हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो नदिया में मान के चलिए, नदिया में 5-6 सीटें होंगी और उत्तर 24 परगना में 5-6-7 सीटें ऐसी होंगी जहां पर बीजेपी लगभग 15 सीट जो मथुआ डोमिनेट है उसको निकाल सकती है। तो अगर मैं फिर भी आपसे एक पूरा समअप करूं इसको और कंक्लूड करें इसको, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये मैं एक बार फिर से इसका रिजल्ट बताना चाहूँगा साउथ बंगाल का। TMC के खाते में 179 गई थी, बीजेपी के खाते में 21। और कितनी जा सकती हैं सीटें अगर भाजपा को सरकार बनानी है, मतलब कितनों पे बीजेपी अपना परफॉर्मेंस इस चुनाव में इंप्रूव करती दिख रही है? लमसम देखिए, कोलकाता में बता रहा हूँ, कोलकाता में 11 सीटें हैं जिसमें पिछले बार बीजेपी को 0 मिली थी। सो सिर्फ कैलकाटा, कोलकाता में अगर 0 मिला है तो बीजेपी मुझे लगता है उसमें 5 से 6 सीटें आ सकती है। ठीक है। हावड़ा में बीजेपी को 2-3 सीटें मिल सकती, जहां पर 0 था 15 में से। हुगली में 4 था, लेकिन 4 से ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा कहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। उत्तर 24 परगना में आप जाते तो 5 सीटें मिली है, जबकि 33 सीटें हैं। हमने बोशीराट की तो बातें नहीं की, हजनाबाद बोशीराट जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है कि आप पोलराइजेशन के हिसाब से अगर वहां सीट खोल ले तो खोल ले। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर महिलाओं को लेकर बात कर सकते हैं, इस इलाके में जो महिलाएं हैं, जो अर्बन वोटर्स अगर महिलाएं हैं, उनमें जो अगर दो फाड़ जो हुई है कि आप मान के चलिए जो महिला वोटर्स में उसमें 2 हो गई हैं, 40% हो सकता है इधर चली गई, 40% उधर चली गई, और 10 बाकी जो बचे आपके 40-40 हो गए, 80 और 20% इनको वो समझ नहीं पा रहे कि हम किस तरफ जाएंगे और उन्होंने किसको वोट किया है। तो वो जिस तरफ जाएंगे मुझे लगता है कि फायदा उसको मिल जाएगा। लेकिन बीजेपी के लिए सेकेंड फेज में सीटें प्लस होती दिख रही हैं, लेकिन इतनी सीटें हैं कि वो सरकार बना ले, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि एग्जिट पोल में तो दिया गया है बिल्कुल, लेकिन बंगाल में 3 एग्जिट पोल हुए हैं, तो 3 एग्जिट पोल में 2 में तो बिल्कुल पूरी तरह से TMC को जिताया गया जो रीजनल चैनल्स ने किया है, और 1 में एज दिया गया है। तो अगर आप एग्जिट पोल की बात करते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छे से हमने साउथ और नॉर्थ बंगाल कि क्या डेमोग्राफी है, क्या वहाँ की राजनीति है, उसको समझने की कोशिश करी। अब से कुछ देर बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। आप बने रहिए इंडिया टीवी के साथ दिन भर और देखते रहिए आपको क्या आने वाले समय में किस तरीके का वहाँ पे हमें समीकरण बनता देखने को मिलेगा। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ। धन्यवाद।